हेलो, कैसे हो हमारे सुधरे हुए भारत के बिगड़े हुए बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी सुधर जाओ और हमारे देश को और आगे तक आप लोग लेके चलो, क्योंकि हमारा देश का फ्यूचर आप लोग पे ही डिपेंड करता है। खैर, हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों को हेड पर दिख रहा होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सब लोग जानते हो कि देयर आर द 5 हेड्स ऑफ द इनकम। उस 5 हेड में से एक हेड्स का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा डिटेल से पढ़ते पढ़ते चलेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि इनकम टैक्स का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप तभी डील कर सकते हो जब आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट पढ़ते चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेक्शन है वो 22 से लेकर 27 तक कवर करता है। इनकम टैक्स एक्ट कितना है? 1961। और किसी भी हेड्स का जो पहला सेक्शन होता है वो चार्जिंग सेक्शन कहलाता है। और आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये हेड्स ऐसा है जो बिना इनकम किए हुए भी आपको टैक्स लग सकता है। वो कैसे लग सकता है, क्यों लग सकता है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेक्शन 22 जो है वो क्या कह रहा है? ऑफ द एक्ट provides that the annual value of the property consisting of any building ध्यान रखिएगा, consisting of any building। मैं पहले consisting of any building का बात को मैं समझा दूं। मान लेते हैं कि टोटल 10th फ्लोर का बिल्डिंग है, टोटल 10 फ्लोर है, उसमें से सेकेंड फ्लोर आप परचेज किए हो, बाकी जितना भी है वो दूसरे लोगों का है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फ्लोर परचेज किए हो। तो और वो बिल्डिंग खरीद कर क्या उस बिल्डिंग जो आप खरीदे हो, यानी उस बिल्डिंग नहीं पूरा खरीदे हो, सॉरी, आपने उस बिल्डिंग का जो सेकेंड फ्लोर खरीदे हो, क्या वो बिल्डिंग के मीनिंग में आएगा? तो कहा जाएगा कि हाँ आएगा। उससे होने वाला इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हम तो ग्राउंड फ्लोर खरीदे नहीं, लैंड से थोड़े हम तो मिडिल में खरीदे हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। इसीलिए कहा गया है कि प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का कोई पार्ट भी हो सकता है या पूरा बिल्डिंग भी हो सकता है, और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। और लैंड अपार्टमेंट देयर टू का वर्ड का मतलब मैं समझा दूं। जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जब भी आप फ्लैट करते हो तो देखते हो क्या कि क्या फ्लैट जहां हम परचेज कर रहे हैं, तो क्या उस सोसाइटीज के अंदर जो उसका बिल्डिंग होगा, जो सराउंडिंग होगा, क्या वहाँ पे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड की फैसिलिटी है कि नहीं, स्विमिंग की फैसिलिटी है कि नहीं। मतलब एक ही चीज समझिए, जो आपको भाड़े पे दे रहा है, अगर मान लो सिर्फ बिल्डिंग दिया, उसके साथ कोई लैंड अटैच नहीं है, मतलब वही ग्राउंड नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं है, गार्डन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो क्या उसका चार्ज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर सपोज करो आप ऐसे जगह पे ले रहे हो जहां पर उसका लैंड भी अटैच है, मतलब गार्डन भी है, स्विमिंग पूल भी है, सारे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसका भी भाड़ा वो लेगा। तो घर का जो इनकम होगा वो कहलाएगा कौन सा? लैंड अपार्टमेंट देयर टू, क्योंकि वो से क्या है? अटैच्ड है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो कि लैंड कोई वैकेंट है, खाली लैंड है, और वो भाड़े पे लगाए हुए हो, उससे आप कमा रहे हो, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट जाएगा। लेकिन अगर आपका यही काम है लैंड खरीदना, भाड़े पे लगाना, लैंड खरीदना, भाड़े पे, तो फिर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चला जाएगा। ये नेचर अब डिपेंड करता है कि आप ये काम नहीं करते हो, लेकिन आपके पास लैंड है, आप उसको भाड़े पे लगाए, उसे आए हो,
तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर यही काम करते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में फिर चला जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, लैंड अपार्टमेंट देयर टू का मतलब सिंपल सा है कि वो लैंड अटैच होना चाहिए, और वो जो लैंड आपको दिया जा रहा है वो बिल्डिंग के साथ दिया जा रहा है, यानी आपसे जो भाड़ा लिया जा रहा है सेपरेट करके नहीं। जैसे आप सपोज करो बिल्डिंग आपको दे दिया भाड़े पे, और उससे अटैच जो पार्ट है वो किसी और को दे दिया भाड़े पे, तो फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहला जाएगा। उसके बाद ऑफ विच द एसएससी इज द ऑनर। हाँ, यहाँ पर ऑनर के पॉइंट को लेकर समझना है, बिल्डिंग का ऑनर होना भी जरूरी है, लेकिन कुछ केसेस में डीम्ड ऑनर भी माना जा सकता है, जो लोग हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि एनुअल वैल्यू के ऊपर टैक्स लगेगा, चाहे उसे इनकम हो या ना हो, उसे मतलब नहीं है, एनुअल वैल्यू के ऊपर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया, कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग का कोई भी पार्ट हो, पूरा बिल्डिंग हो या उसका कोई पार्ट भी आप परचेज किए हो तो भी हो सकता है। लैंड अपार्टमेंट देयर टू मतलब क्या है, बिल्डिंग से अगर अटैच अगर कुछ भी है तो वो भी आ जाएगा। और दूसरा चीज एसएससी मतलब होता है क्या, टैक्स देने वाला, करदाता, और डेफिनेटली आप जान लो कि उसका कौन होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। उसके बाद आगे, अदर देन सच पोर्शंस of the such property as he may occupy for the purposes of any business or profession carried on by him, the profits of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property। मतलब आपको ये कहा गया, जैसे सपोज करो कि 2 फ्लोर का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर में आप बिजनेस करते हो, फर्स्ट फ्लोर पर आप भाड़े पे लगा के रखते हो, फर्स्ट फ्लोर जो है भाड़े पे दे के हो किसी को भी, सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं, बिजनेस कर रहा है खुद रह रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मैंने क्या कहा कि ग्राउंड फ्लोर पर आप बिजनेस करते हो, तो ग्राउंड फ्लोर वाला जो भी इनकम होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको आपने भाड़े पे दिया है, सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। यहां तक पॉइंट समझ चुके होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। तो यानी वही बात मैंने कहा कि आपका बिल्डिंग है, अगर उसको बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो तो फिर बिजनेस और प्रोफेशन हेड में जाएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ओके, क्लियर होगा यहां तक का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे जो उस पैराग्राफ से ही लिया गया है। पहला, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू, जो मैंने अभी जस्ट डिस्कशन किया, ये पॉइंट आप डेफिनेटली उस पैराग्राफ से ही शॉर्ट समरी किया गया है कि प्रॉपर्टी शुड क्या होना चाहिए, शुड क्या होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट देयर टू होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन इसमें कहा गया, जैसे आप देखो ये घर है, पहला पॉइंट जो है जो आपको दिख रहा है, ये पूरा बिल्डिंग है, इसे कोई लैंड अटैच दिख रहा है क्या आपको, कहीं वो रोड रास्ता है, रास्ते का बाउंडिंग है, ठीक है, उसका अगर वो मान लो कि वो डाटा रहेगा तो उसको क्या कहलाएगा, सामने का लैंड अपार्टमेंट देयर टू। तो इसलिए कहा गया प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये आपका हाउस कहलाएगा। सेकेंड वाला देखिए, सामने देखिए कुछ ग्राउंड टाइप का दिख रहा होगा बिल्डिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा, लैंड अपार्टमेंट देयर टू, मतलब ये भी घर का पार्ट में आएगा। अगर भाड़े पे लगाएं और भाड़े पे लगाने के पूरा का पूरा पार्ट जो है ना वो क्या कहलाएगा, हाउस के मीनिंग में ही आएगा, ठीक है। इस लैंड अपार्टमेंट देयर टू, पहला वाला सिर्फ बिल्डिंग अगर खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाउस कहलाएगा, सिर्फ बिल्डिंग कहलाएगा, बिल्डिंग कंसिस्ट, उसमें कोई भी फ्लोर अगर परचेज किए हो तो कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग कहलाएगा। ओके, लैंड अपार्टमेंट देयर टू, लैंड से अटैच जो भी लैंड हो, सॉरी बिल्डिंग से अटैच जो भी लैंड होगा वो कहलाएगा लैंड अपार्टमेंट देयर टू। ओके, सामने लैंड देख रहे हो, ये लैंड है, वैकेंट लैंड है, इसको अगर आप भाड़े पे लगाते हो, कोई कहीं पर लग रहा है क्या घर से कोई अटैच लैंड है, नहीं, ये घर से कोई अटैच लैंड नहीं, यानी ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, लैंड एकदम खाली है। तो इस सिचुएशन में ये जो लैंड है ये कहलाएगा क्या, कि अगर आपका काम ही यही है खरीद कर भाड़े पे लगाना, तो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाइए,
नहीं आप खरीद कर हमेशा भाड़े में नहीं लगाते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसमें कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, तो ये 3 सिचुएशन। अगर सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है क्या, लैंड अपार्टमेंट देयर टू, तो सेकंड ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो हाउस का कंडीशन कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, हाउस के डेफिनेशन में कहा गया है कि इसका छत होगा या नहीं होगा, मे बी इन अ रूफ और नॉट। छत हो या ना हो से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल में ईडन गार्डन, वो भी हाउस के डेफिनेशन में आता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में ये कहा नहीं गया है कि ऊपर छत होना ही चाहिए, सराउंडिंग बाय वॉल है ना, तो भी वो हाउस के डेफिनेशन में। ओके, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका घर का मतलब, आप तो घर का मतलब समझते हो क्या, 4 दीवारी होने चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए तो ही तो घर होगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले ये नहीं करते, इनकम टैक्स ऊपर ऊपर छत है या नहीं है उससे नहीं मतलब है, सराउंडिंग बाय वॉल है ना, घर के डेफिनेशन में आएगा। तो ये आपका क्लियर होगा, पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये पहला कंडीशन आपको क्या कहा गया, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ द बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। ओके, क्लियर होगा सब लोगों का। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहा गया है कि प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्युपाइड फॉर अ बिल्डिंग और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी। वही मैं थोड़ा देर पहले आपको समझाया था कि ये बिल्डिंग है, मान लो कि ग्राउंड फ्लोर पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर ये सब भाड़े पे लगा के रखा हुआ हूँ। तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो भी इनकम होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, और बाकी ऊपर का जो फ्लोर होगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो पूरे बिल्डिंग अगर मैं यूज कर रहा हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो पूरा बिल्डिंग का इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इसलिए क्या, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्युपाइड फॉर बिल्डिंग और प्रोफेशन कैरिड बाय ऑन बाय एसएससी। मतलब एक चीज मैंने कह दिया, एसएससी जिसका टैक्स निकाल लो उसको देखना है, आप जिसको भाड़े पे दिए वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं देखना है। हम जिसको भाड़े पे दिए उससे हम रेंट ले रहे हैं, लेकिन सामने वाला बिजनेस कर रहा है तो मेरे लिए हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस इनकम नहीं कहला सकता। लेकिन मैं खुद अगर उस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ और उससे जो इनकम होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। ओके, क्लियर होगा ये पॉइंट। ओके, कंडीशन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। कंडीशन नंबर 3 की तरफ आप लोग देखिए, एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बहुत इंटरेस्टिंग है पॉइंट। एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मालिक होना जरूरी है, तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। लीजिए, तो पहचान रहे होंगे, बच्चा का नाम विनय है। ओके, यानी आज का जो एग्जाम्पल है हमारे सामने वो विनय रोल प्ले करेंगे इसमें। तो आप देखिए, विनय है और विनय के सामने ये एक घर दिख रहा होगा जो फर्स्ट हाउस, विनय इसका मालिक है, ऑनर है। अगर ऑनर तो बिल्कुल इसका इस बिल्डिंग में से भाड़ा से जो भी कमाएगा ही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा। ये सोच रहा है कि एक और बिल्डिंग खरीदने का, तो गया एक बिल्डिंग देखा, सेकंड बिल्डिंग ये परचेज करने का सोच रहा है। लेकिन ये सोचा कि यार मेरा तो ऑलरेडी इतना हाई टैक्स रेट लग जा रहा है, क्योंकि हम जो स्लैब है वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, मेरा इनकम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अब जो भी इनकम होगा उसके ऊपर तो 30% फ्लैट रेट लगेगा, हाई रेट ऑफ टैक्स चला जाता है। जो सेकेंड हाउस है इस पर हाई रेट ऑफ टैक्स चला जाता है। तो बिना सोचा क्या एक काम करता हूँ, ठीक है, ये सेकेंड हाउस जो है वो मैं अपने नाम से रजिस्ट्री नहीं करवाता, किसके नाम से करवाता हूँ, तो आपके सामने दिख रहा हो, दिखाई दिया सब लोगों। तो विनय ने क्या सोचा, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसने सोचा कि मैं अपने नाम से जो है ना ये घर रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा, अपनी वाइफ के नाम से इस घर को रजिस्ट्री करवा देता हूँ। और वाइफ तो खुद एक एसएससी होगी इनकम टैक्स के नजर में, तो उसके ऊपर तो उनका तो इनकम भी कम है, कम बहुत कम है, और 10% के रेट में टैक्स आ जाएगा। ऐसा सोच के टैक्स प्लानिंग कह सकते हो, उसको टैक्स प्लानिंग कर रहा था।
पैसा लगा रहा है विनय ही, लेकिन उसका ऑनर रजिस्ट्री जो है किसके नाम से, अपनी वाइफ के नाम से करवा रहा है, तो इनकम टैक्स तो इसीलिए तो बैठा हुआ है जी। क्या कोई बात नहीं, रजिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग के थ्रू टैक्स कम लगे, यानी टैक्स के बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी वाइफ के नाम से घर को रजिस्ट्री करवाया है, तो इस सिचुएशन में आप मालिक नहीं हो उस घर का, लेकिन फिर भी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको डीम्ड ऑनर माना जाएगा, माना हुआ आप ही मालिक हो। इस घर से होने वाले इनकम के ऊपर आप ही के इनकम में, टोटल इनकम में कैलकुलेट होगा, यानी आपके वाइफ के इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि आपने टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्री करवाया था। तो इस सिचुएशन में क्या कहलाएगा, डीम्ड ऑनर। पहले वाले घर का तो खुद ऑनर अपने नाम से ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्ट्री करता है, तो उस सिचुएशन में ऑलरेडी आप अपने डॉक्टर के नाम से, अपने सन के नाम से, अपने वाइफ के नाम से, कोई भी किसी भी नाम से अगर कहलाता है, तो हम लोग क्या कहलाते हैं, डीम्ड ऑनर। और उस घर का भी जो इनकम है वो आप ही कहते हैं, इसलिए कहा गया एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर हो या डीम्ड ऑनर भी हो सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर और भी होगा डिस्कशन आगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विनय ठीक हो, ओके आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के पहले नॉर्मली आप कितने तरह के आप देख पा रहे होंगे। मैंने पहले कहा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा हेड है, एक ऐसा हेड है जो बिना इनकम किए हुए भी इस हेड में आपको टैक्स लग सकता है। तो देखिए लेट आउट प्रॉपर्टी सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, लेट आउट मतलब भाड़े पे लगा कर दिए, भाड़े पे लगाए। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या, खुद रह रहे हो। प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर, मतलब ये है दो ठो घर है, एक है मुंबई में एक है दिल्ली में, तो किसी एक ही घर में रहोगे, तो एक्चुअली में ऑक्यूपाइड करके नहीं हो। एक ही घर में रहोगे, दूसरे घर में तो एक्चुअली में ऑक्यूपाइड करके नहीं, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड लगे खुद रह रहे हो। सेकंड, तीसरा कंडीशन है क्या, दो घर है, एक घर में ताले मार के रखते हो और दूसरे घर पर जो है रहते हो, तो दूसरा जिस घर में ताले मार के कहा जाता है प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर। चौथा है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी मान लिया जाएगा कि वो लेट आउट है, मान लिया जाएगा, है नहीं लेट आउट लेकिन मान लिया जाएगा, ये भी केस, यानी सारे केस हम लोग पढ़ने वाले। लेट आउट के केस में हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर के केस में हम लोग कैसे करेंगे, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी या पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे, रिकवरी ऑफ द एरर रेंट एंड द अनरियलाइज्ड रेंट के केस में क्या करेंगे। ये टोटल हम लोग को कंडीशन जो है ना, कंडीशन बाय एक एक कंडीशन करके हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में। ओके, जिसमें से आज जो थोड़ा सा पोर्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे वो फर्स्ट नंबर पॉइंट का लेट आउट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ओके, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे सारे पॉइंट के ऊपर। आज हम लोगों का लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जिस घर को आप भाड़े पर दिए हुए हो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका भी कैलकुलेट कर रहे हो, अगर विनय का कर रहे हो तो आप फिल कर देंगे विनय फॉर द असेसमेंट ईयर, जिस साल का भी आप असेसमेंट ईयर जिस साल का भी आप निकाल लो उस साल का। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले गैप जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लोग लेस करते हैं लोकल म्युनिसिपैलिटी टैक्स पेड, ध्यान रखिएगा टैक्स पेड, मैंने यहाँ पर पेड वर्ड यूज किया है, मतलब क्या, यहाँ पर कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस नहीं कैश बेसिस। अगर बीते हुए साल का भी अगर आप टैक्स पे किए होगे तो इस साल छूट मिलेगा, इस साल का टैक्स था लेकिन आपने पे नहीं किया तो छूट नहीं मिलेगा, मतलब जितना पेड करोगे उसके ऊपर छूट मिलेगा। इसके ऊपर और भी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करें, अभी जस्ट एक ओवरऑल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप का डाटा लेंगे, उसमें से लेस करते हैं हम लोग लोकल म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो आ जाता है नैब जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। और आपने डेफिनेशन में ही देखा था कि एनुअल वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, उसमें से कुछ डिडक्शन मिलता है जो आपको दिख रहा होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, स्टैंडर्डाइजेशन 30% ऑफ नैब, नैब जो ऊपर निकला है उसका 30%, ये क्यों देते हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर घर बनाने के लिए कोई लोन लिए हो उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट है तो उसका भी डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है, ठीक है,
तो वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले। ये एक समराइज आपका समरी है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोग कैसे निकालने वाले हो। ठीक है, ओके हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एनुअल वैल्यू इज डिटरमाइन कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको समझने पड़ेंगे, यानी उसकी मीनिंग को जानना पड़ेगा। अगर आप उसकी मीनिंग को नहीं जानेंगे फिर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए गैप का एक वर्किंग करना पड़ता है, गैप निकालना पड़ता है, और उसके बाद आपने वहां पर देखा फॉर्मेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो निकाला गया था, गैप में से माइनस किया गया था म्युनिसिपल टैक्स को। तो पहला हमारा स्टेप गैप कैसे कैलकुलेट करेंगे, और गैप के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीज के बारे में जानना है। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, डी फैक्टो रेंट के बारे में भी जानना है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में भी जानना है, फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग किसको कहते हैं, उसके बारे में जानना है। एक एक करके पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे कि एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वर्ड का मतलब क्या है। ये सारे पॉइंट्स आप जब जान पाओगे उसके बाद जाके आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुंच पाओगे, और जब तक ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं निकालोगे आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या डिफैक्टो रेंट। देखिए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, एनी सम रिसीवेबल एज अ रेंट of the house property for the previous year is an evidence for knowing the earning capacity of the building। देखो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज करो कि आपने प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपया करके भाड़े पे दिया, 10,000 रुपया करके भाड़े पे आपने लगाया है, तो 12 महीना भाड़ा रहा, तो आप कहोगे सर 10,000 इंटू 12 कर देंगे तो ARR जो हमारा है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वो 1,20,000 हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही है, 1,20,000 हो जाएगा। दूसरा केस में आपको कहूँ, 12 महीने भाड़े पे तो लगा रहा लेकिन 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया, अभी 10 महीने का ही भाड़ा दिया है, तो फिर ARR क्या होगा, 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया है अभी तक, ड्यू है, लेकिन 10 महीने का भाड़ा पे किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में ARR क्या होगा। इस सिचुएशन में भी ARR 1,20,000 ही होगा, क्योंकि वर्ड देखिए एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, नॉट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल मतलब ये एक्रूअल बेसिस होगा, रिसीवेबल यानी अगर ड्यू भी है तो उसको भी आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एनी सम रिसीव्ड as a rent of the house property for the previous year is an evidence for knowing the earning capacity of the building। नोट डाउन कर चुके होंगे, यहां तक का सारा नोट समझ में आ गया होगा। एक और केस में सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। आप जानते हो कि अप्रैल से लेकर मार्च मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है। सपोज करो कि घर को आपने भाड़े पे ही लगाया 1 जुलाई को, 1 जुलाई को भाड़े पे लगाया, यानी अप्रैल मई जून ये 3 महीना घर खाली था, कोई टेनेंट नहीं था, और आपने कब भाड़े पे लगाया, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक तो भाड़े पे रहा, तो कितना महीने भाड़े पे रहा, 9 मंथ। तो 10,000 इंटू 9 यानी 90,000। इस केस में ARR का वैल्यू, इसलिए ध्यान, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वैकेंट रहेगा उसमें मत काउंट कर देना, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ड्यू है वो आ जाएगा, लेकिन घर भाड़े पे ही नहीं है, तो भाड़े पर लगा ही नहीं है तो कहां से आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर घर भाड़े पे ही लगा है, अगर मान लो 1 जुलाई को, तो जुलाई से लेकर मार्च तक अगर 9 मंथ होता है तो 90,000 इस केस में आ जाएगा ARR। क्लियर होगा यहाँ पॉइंट, ओके। डिफेक्टो रेंट इज इक्वल टू ARR माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज। अब कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज को समझना पड़ेगा। डिफेक्टो रेंट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में दे दिया तो डिफेक्टो रेंट कैसे निकालेगा, मतलब ARR एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, अगर ऐसा डिफेक्टो रेंट बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना महीना घर भाड़े पे लगा हुआ है
और कितना रुपया करके महीने पर दिए हैं उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो निकल जाएगा। लेकिन अभी डिफेक्टो रेंट की अगर बात करूं, इसमें है होता क्या है कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज, तो अभी मैं शॉर्ट में समझा दूं, आगे फिर इस पे डिटेल्स पे भी होगा। मान लो कि आपके जो बिल्डिंग के ऑनर हैं वो आपको एक फ्लैट भाड़े पे दिए और उस फ्लैट में लिफ्ट की फैसिलिटी है, वॉचमैन की फैसिलिटी है, ये सारे फैसिलिटीज को इंक्लूड करते हुए आपसे भाड़ा चार्ज किया जा रहा है। देखो भाड़ा अगर सेपरेट चार्ज करेगा तो फिर वो माइनस करने की, कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज माइनस करने की जरूरत नहीं है अगर सेपरेट चार्ज कर। लेकिन अगर कंबाइंड करके आपसे ले रहा है, कह रहा है क्या, हम आपसे 10,000 पर मंथ रेंट लेंगे, तो आपने कहा कि 10,000 पर मंथ किस चीज का, तो सामने वाला बोला कि लिफ्ट का मेंटेनेंस का चार्ज है इसके अंदर, वॉचमैन जो है उसका चार्जेस है इसके अंदर, ये भी चार्ज इसमें इंक्लूड करके आपको आपसे घर का भाड़ा लिया जा रहा है। तो ARR उस केस में जो है, यानी कि डिफेक्टो रेंट, उसमें से उस केस जब आएंगे तो उसमें से हमें कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज यानी जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोज करो लिफ्टिंग का चार्ज और वॉचमैन का चार्ज 2,000 इंक्लूड है, तो हम कहेंगे 8,000 रुपया पर मंथ, यानी कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज जो भी है उसको माइनस कर ARR निकाला जाएगा। यानी वो फैसिलिटी जो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इंक्लूडिंग है उस रेंट में, तो उसको माइनस किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट, ग्रॉस municipal value. Gross municipal value, it means the annual value of the property decided by the municipality on which they charge municipal tax. एक ही चीज समझिए कि आप अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर आते हो, जैसे आप अगर गांव जाते होंगे तो वहां पर कोई म्युनिसिपैलिटी की बात नहीं होती होगी, अगर जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आते हैं तो वहाँ पे ना म्युनिसिपैलिटी का बात, आपके घर के सामने दरवाजा जो है और रोड जो है उस पर भी झाड़ू आप ही को मारना पड़ता होगा, वहां पे कोई कॉर्पोरेशन से झाड़ू मारने नहीं आता होगा। रीजन क्या है, कॉर्पोरेशन से ही नहीं। आपका घर का जो पानी है कहाँ बहेगा ये भी नहीं सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आप सिटी के अंदर रहते हो तो कोई ना कोई कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, आपका घर का पानी कहाँ बहेगा, रोड पर झाड़ू कौन लगाएगा, घर का कचरा जो आपका है वो कहाँ फेंकाएगा, ये सारा देख रेख कॉर्पोरेशन के अंदर ही होता है। तो कॉर्पोरेशन तो फ्री में नहीं करेगा, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या करेगा, टैक्स चार्ज करेगा। इसलिए क्या, इट मींस द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑन विच दे चार्ज म्युनिसिपल टैक्स। किसके ऊपर हम चार्ज करें म्युनिसिपल टैक्स, ये म्युनिसिपैलिटी डिसाइड करता है। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना भी हम लोग सीखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो अगर मेट्रो सिटी में हो, इन मेट्रो सिटीज आप ऑलरेडी जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 मेट्रो सिटी। अगर ये 4 मेट्रो सिटी के अंदर अगर आप आते हो तो उस सिचुएशन में आपको अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है जो आप देख पा रहे होगे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू GMV, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस अगर कोई सेवरेज टैक्स है, कोई वाटर टैक्स है, एक्सेट्रा, जिस परसेंटेज, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हो कि मेट्रो सिटी के अंदर अगर होता है तो ग्रॉस के ऊपर चार्ज नहीं होता, सेवरेज टैक्स हो या वाटर टैक्स हो, किसके ऊपर होता है, नेट अमाउंट के ऊपर होता है। 10% वो छोड़ता है किस लिए, रिपेयर्स, बिल्डिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, ये मेंटेनेंस इसके लिए 10% ग्रॉस में से माइनस करके उसके बाद वो चार्ज करता है। तो अगर आपको नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आप देख पा रहे होंगे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल माइनस सेवरेज टैक्स या वाटर टैक्स, अगर एज अ परसेंटेज दिया हुआ है तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू का। और इसके अलावा अगर नॉन मेट्रो सिटी में है
तो जो GMB है वही NMB है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। यानी आप समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये आपका 4 मेट्रो सिटी में से कोई भी सिटी का नाम अगर बोल दिया तो आपको उस सिचुएशन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर कोई सिटी का नाम कहीं कुछ नहीं मेंशन किए हुए है तो आप नॉन मेट्रो ही कंसीडर करना और आपको वहां पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर होगा? जैसे देखिए एक क्वेश्चन, एनुअल लेटिंग वैल्यू द फिक्स्ड बाय द कोलकाता म्युनिसिपैलिटी ₹5,000। कोलकाता म्युनिसिपैलिटी ने एनुअल लेटिंग वैल्यूज फिक्स किया, कितना? तो बोला क्या कि एनुअल है, ध्यान रखिए सालाना है, कितना? तो बोला 5,000। सेवरेज एंड वाटर टैक्स जो चार्ज हो रहा है कितना हो रहा है? तो 400। ओके, सेवरेज एंड वाटर। अब ऑलरेडी मैं आपको अभी जस्ट समझाया कि जो 5,000 है ना वो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। तो देखिए ऊपर में आप जो मैथमेटिकल टर्म्स में जो फॉर्मूला आप देखे होंगे, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू GMB माइनस 10% ऑफ द GMB माइनस सेवरेज या वाटर टैक्स एक्सेट्रा, अगर परसेंटेज में है तो। लेकिन यहाँ पर सेवरेज एंड वाटर टैक्स इन अमाउंट में है, डायरेक्ट अमाउंट ही हम माइनस कर देंगे। तो आप देखिए मैंने क्या कहा कि 5,000 हमारा जो है वो हमारा नेट म्युनिसिपल वैल्यू है, इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला में देखिए बैठाया गया नेट म्युनिसिपल वैल्यू के जगह पर 5,000। GMB हमें पता नहीं है तो GMB माइनस 10% ऑफ GMB ही है, माइनस क्या था? सेवरेज या वाटर टैक्स, अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज में तो दिया हुआ नहीं था, क्या चीज में दिया होता? डायरेक्ट अमाउंट में है तो -400। ये 400 इक्वल टू के इस पर माइनस में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी 5,400। और बताइए GMB माइनस 10% ऑफ द GMB, मतलब सिंपल सा, ये 100% GMB है, 100% GMB में से 10% GMB अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 90% ऑफ GMB। अब 90% ऑफ GMB, इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। अब बराबर के उस पर जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड। तो इसलिए आप देखिए GMB इक्वल टू 5,400 डिवाइडेड बाय 90%, क्योंकि डिवाइड में हो गया, 90% से डिवाइड किया गया तो ऑलरेडी GMB में कितना हो गया? 6,000। तो GMB वैल्यू नेट म्युनिसिपल वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसको GMB में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या GMB दिया हो तो नेट में कैसे? नेट में क्यों निकालना है? क्योंकि टैक्स चार्ज होता है नेट के ऊपर। टैक्स जो चार्ज होता है, म्युनिसिपल टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, सेवरेज टैक्स हो, अगर मेट्रो सिटी में आते हो तो नेट के ऊपर होता है। और कंपैरिजन के लिए हमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, क्यों करते हैं, या नेट में क्यों करेंगे, ये आप समझ चुके होंगे। अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, GMB हो, NMB हो, जो है वो इक्वल टू वही माना जाएगा। मेट्रो सिटी है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर और नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसको FRV के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रेंट दैट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फिच in the same or the similar locality if it is let out for a year. सपोज करो आप गए एक घर भाड़े पर लेने के लिए, तो जो एजेंट था वो बोला कि भैया ऐसा है, एक घर खाली तो है और एक घर कुछ दिन पहले ही हम लोग भाड़े पे लगाए हैं उसी एरिया में, वो 20,000 रुपया महीना उसका रेंट ले। मतलब आप एक ही चीज समझिए, आप लोकेलिटी के अकॉर्डिंग रेंट होता है, कौन से लोकेलिटी में ले रहे हो, क्या वाजिब, मतलब क्या फेयर, फेयर वर्ड से देखिए, फेयर या नॉशनल रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब रेंट दैट आर सिमिलर। मतलब सामने वाला अगर बोला कि भैया हमने उस दिन पहले ही एक घर भाड़े पे लगाया है 20,000 रुपया, मतलब आपको ये कहने का कोशिश कर रहा है कि इस लोकेलिटी का जो रेट है वो 20,000 रुपीज चल रहा है। तो फेयर रेंट मतलब क्या, उस एरिया में सिमिलर घर का क्या वैल्यू है उसे हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट बोलो या नॉशनल रेंट बोलो। क्लियर होगा ये इसका डेफिनेशन? ओके, नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। देखो स्टैंडर्ड रेंट मतलब ऑलरेडी आप लोग रेंट कंट्रोल एक्ट का नाम, कुछ बच्चे तो रेंट कंट्रोल एक्ट में रेंट भी जमा दे रहे होंगे। हो सकता है कि उनका जो लैंडलॉर्ड है, हो सकता है कि उनके साथ झमेला चल रहा होगा, रेंट नहीं ले रहा होगा, तो रेंट कुछ लोग जो है रेंट कंट्रोल एक्ट में भी देते हैं। किस घर का कितना भाड़ा होना चाहिए ये रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करता है।
इसीलिए आज देखते हो कि कोलकाता के अंदर 25 रुपया 30 रुपया भी घर का भाड़ा है, जो पुराना घर है। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब सिंपल सा, रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट जो रेंट फिक्स करेगा उस रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो अभी तक आपने 4 पॉइंट को, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो चारों पॉइंट को आपको समझने पड़ेंगे गैप निकालने के लिए, यानी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू निकालने के लिए। एक था हमारा ARR, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करने का, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। तीसरा पॉइंट आपने देखा फेयर रेंट, और चौथा पॉइंट आपने देखा स्टैंडर्ड रेंट। ये सब आपको समझने पड़ेंगे तो ही आप गैप निकाल सकते हो। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर गैप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ओके, एंड स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। क्लियर होगा? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। किसी भी घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग, ये 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू शैल बी हायर ऑफ RER और ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोलो या रिसीवेबल बोलो। पहला पॉइंट में वही चीज हम लोग डिस्कशन किए थे। RER, आपके सामने एक नया पॉइंट दिख रहा होगा, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। यानी आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट सीखने वाले हैं। कि कैसे निकालेंगे आखिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अगर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। द फर्स्ट स्टेप हम लोग का ये रहेगा। ARR के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कशन, लेकिन हम लोगों का, क्योंकि इन दोनों में जो हायर होगा, अब आप कहोगे कि सर चारों पॉइंट तो सिर्फ बताए थे, 4 पॉइंट के बेसिस पर गैप आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये 4 पॉइंट से ही हमारा गैप आएगा, चिंता ना करें। वो 4 पॉइंट में से एक पॉइंट तो एक्चुअल रेंट से वो सेपरेट यहाँ आ गया। 3 पॉइंट जो आपका बचा, क्या 3 पॉइंट आपका जो बचा, वो 3 पॉइंट से रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, ये 3 को कंपेयर करके हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए प्रैक्टिकल स्टेप में हम लोग बढ़ चुके हैं, जिसमें पहला हम लोग का कंप्यूटेशन रहेगा, क्या करना, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। देखिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज अ हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। मतलब डेफिनेशन में आप समझिए, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है ना, वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो हायर होगा, दोनों में जो सबसे ज्यादा होगा वैल्यू जिसका, वो होगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बोलूँ तो मान लो कि म्युनिसिपल वैल्यू 100 रुपए है, फेयर रेंट उसका 80 रुपए है, तो आप कहोगे सर ये दोनों में से तो हायर हो गया कौन सा, तो इन दोनों में हायर 100 है, 100 ले लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट को भी ध्यान में रखना है, क्या बोला, हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। और मान लो कि स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 200। अब ध्यान रखिए, मेरा डाटा नहीं हो तो कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि म्युनिसिपल वैल्यू मान लो 100, कॉपी में नोट डाउन कर लो, म्युनिसिपल वैल्यू MB लिखकर अपने अपने कॉपी में लिखो, फिर आप कंपेयर कर पाओगे। एक साथ जो है कॉपी में लिख लो। मैंने कहा MB बोलकर लिखो कितना, 100। MB के बाद लिखो फेयर रेंट FR में लिख लो मान लो 80, और फिर लिखो SR स्टैंडर्ड रेंट में लिखो 200, लाइन खींच दो नीचे। मैंने कहा कि पहले दोनों में कंपेयर करो, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, दोनों में पहले देखो कौन ज्यादा है, दोनों में देखो कौन ज्यादा है। मैंने कहा क्या, म्युनिसिपल वैल्यू 100, फेयर रेंट कितना बोला 80, दोनों में हायर कौन है 100। आपको एक साथ में ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा तो नहीं है ना, नहीं ज्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट तो 200 है। अब 200 मत लिख देना, मतलब क्या है, इसमें हम कहेंगे क्या, RER क्या होगा, RER जो निकलेगा लैंग्वेज में ही देख लो, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज अ हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे।
लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दोनों में क्रॉस नहीं कर रहा है ना, तो 100 लिख दो ना आरईआर में। अगर 100 क्रॉस करता तब हम स्टैंडर्ड रेंट ही लिखते, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट तो ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में 100 आरईआर हो जाएगा। सेकेंड केस आप लिखो, म्युनिसिपल वैल्यू के सामने लिखो 50, 50। फेयर रेंट के बारे में लिखो, फेयर रेंट के सामने लिखो 60 और स्टैंडर्ड रेंट के सामने लिखो 40। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो म्युनिसिपल वैल्यू में मैंने कितना कहा अभी 50, फेयर रेंट में कितना बोला 60। मैं कह रहा हूं कि दोनों में हायर कौन है बोलो, तो दोनों में हायर कहोगे सर 60 है, लेकिन आपको साथ में ध्यान में क्या रखना है, स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट स्टैंडर्ड रेंट मैंने कितना लिखवाया 40, तो क्रॉस कर जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या आरईआर इस केस में 40 ही होगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोला है, लॉ ने क्या बोला है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, हाउएवर इट कैन नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस नहीं करना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा तो फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो आरईआर इज इक्वल टू देख रहे हो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो हायर होगा, और साथ में हमें ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड रेंट से भी कम होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट के बराबर अगर हो गया तो वही हो जाएगा, नहीं अगर नहीं बराबर हुआ तो स्टैंडर्ड अगर कम है तो वही लिखेंगे। ओके, ये पॉइंट। और साथ में इफ स्टैंडर्ड इज नॉट गिवन देन आरईआर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होगा। अगर मान लो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो म्युनिसिपल और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर है उसे ले लीजिए, उसमें से और कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज मैंने जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आरईआर निकालने तक हम लोगों ने देखा। आरईआर से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ तक अगर आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर होगा, कोई कंफ्यूज नहीं है आप लोग, तो फिर आप कमेंट करें कि हाँ यहाँ तक का सारा पॉइंट हमारा क्लियर है। अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका बनता है देन आप उस पर कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस पॉइंट में अभी भी कंफ्यूजन है। ओके, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग आरईआर के ऊपर प्रैक्टिकल कुछ पोर्शंस हम लोग बना सकते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, इसके कंटिन्यू करेंगे इसी को। एंड तब लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करेगा कि नेक्स्ट वीडियोस मैं इससे भी ज़्यादा एफर्ट डालूं और आप तक जो है ठीक से आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।